ये हमारा प्रतिरोध क्यों है, ये विरोध क्यों है? ये केवल गवर्नर की पदवी को हटाने का ही केवल नहीं है। अभी अभी शशि ने कहा कि वो गरीबों के हित की जो नीतियां होती हैं उस पे हस्ताक्षर नहीं करते। तो ये आम जनमानस का नुकसान हो रहा है गवर्नर्स के इस रवैये से। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूरों, किसानों, बुद्धिजीवियों, आम गांव और शहर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, मेहनत कशों का प्रतिनिधित्व करती है, वो इसलिए चिंता में है कि गवर्नर की पदवी का भी इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे खुद गरीबों की पिटाई में लगी हुई है, महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है, बेरोजगारी फैलाने में लगी हुई है, लोगों में अंधविश्वास फैलाने में लगी हुई है, लोगों को आपस में लड़ाने में लगी हुई है, उसी चीज को गवर्नर के जरिए से राज्यों में वो फैलाएगी। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चिंता है, केवल गवर्नर की पदवी या ना पदवी की चिंता नहीं है। इस पदवी को इसलिए हटना चाहिए क्योंकि अब इस पदवी का इस्तेमाल पूरे देश की बर्बादी करने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने 29 दिसंबर का दिन तय किया और आज के दिन पूरे देश भर के अंदर धरने प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर हमारा हरीश बाला बोल रहा था, कर्नाटका का, अंग्रेजी में बोल रहा था, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा होगा। उसने उदाहरण दिया। उसने क्या उदाहरण दिया, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। उसने क्या उदाहरण दिया? एक तो उसने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, उसका जिक्र फिर बाद में मुकेश ने भी अपने भाषण में किया कि किस तरीके से रातों रात के अंधेरे में गवर्नर जो आरएसएस बीजेपी का है, उसने वहां पर शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार ना बन सके उसको रोकने के लिए नाटकबाजी की। चला नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे। उसने दूसरा उदाहरण क्या दिया? ये ऑनलाइन पे गेम आती हैं, आप भी जानते हो, आपके मोबाइल पे भी बच्चे छीन के वो गेम खेलना चाहते हैं, है ना? गेम्स आती हैं, एप्स है खेलों की। अब कुछ नौजवान बच्चों के लिए ऐप है जो ताश की खेल होती है, रम्मी, उसमें कई खेलें होती, उसमें एक रम्मी का खेल होता है। अब वो ऑनलाइन रम्मी का खेल कुछ लोगों ने तमिलनाडु में चला रखा। अब उस खेल को खेलने के लिए वो बच्चे कर्जे उठा रहे हैं, माँ बाप को मालूम भी नहीं कि वो कर्जे उठाते जा रहे हैं, ऑनलाइन रमी खेल रहे हैं, कर्जों में डूब रहे हैं और फिर डर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की सरकार ने गवर्नर को लिखा कि हमने अपनी असेंबली में पास किया है कि ये गैर कानूनी करार दिया जाए क्योंकि नौजवान बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। तो गवर्नर ने उस फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। तो वो रमी खेलना उन बच्चों के लिए कानूनी हो गया। तो सफर कौन करेगा? गवर्नर तो नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जिसको देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं है, परिवार नहीं चलाया, उसको मालूम नहीं परिवार कैसे चलाते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं है, तो कष्ट किसको होगा? तमिलनाडु के लोगों को होगा। और साथी ने दो उदाहरण दिए थे, पौंडीचेरी का और दिल्ली का, जहां उपराज्यपाल है, जिसका जिक्र फिर शशि ने भी किया, हरीश बाला ने पहले किया। तो कहने का क्या मतलब था कि सरकारों को जो चुनी हुई है, हमारा किसी सरकार से सहमति हो या नहीं हो, हम उसके काम के तरीके से खुश हो या नहीं हो, वो प्रश्न नहीं है। इस देश में जनवाद है, जनवादी तरीके से चुनाव होते हैं, लोग अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जीत के आएगा वो सरकार चलाएगा। तो फिर गवर्नर को उस सरकार को चलने क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों रोकती है वो सरकार? उसको चलने देना चाहिए। ये साथियों ने उदाहरण दिया। और हमारे जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं तिरुमलाई, वो ऐतिहासिक तौर पे इसमें बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान तो एक यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है। हम यूनियन होता है एकता, बहुत सारी हमारी यूनिट्स है, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, उन सब की यूनियन बन गई। जैसे हमारे यूनियन के साथ यहाँ बैठे हैं, ट्रेड यूनियन के, हम सारे मेंबर्स मिलके यूनियन बनाते हैं और फिर लड़ते हैं। तो ये उन सारी यूनिट्स की एक यूनियन है हिंदुस्तान। ये एकल नहीं है,
एक देश, एक भाषा, एक नेता, एक धर्म, एक सब कुछ, एक जीएसटी, ये जो ड्रामा किया जा रहा है इस देश के अंदर, इस देश की तबाही का है। ये एक करने का नहीं है, ये अखंड भारत का नहीं है, ये भारत को खंड खंड करने की दिशा है। उसकी तरफ साथी तिरुमलाई भी आपका इशारा कर रहे थे। मैं आपसे जो इन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि धरना हमारे लिए सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है कि हम नारे लगा के चले गए, ये एक लंबी लड़ाइयों का हिस्सा है। तो हमें गहराई से मुद्दे को समझना है, विषय को समझना है। ये बात सच है कि हमारे यूथ लीडर ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी जब कहीं कहीं उन्होंने देश की आजादी का आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने कुछ राज्यों के अंदर इजाजत दी कि सरकार बनाओ, लेकिन जो वोटर है वो कौन होता था? जो बीए पास है। वोटर में दलित नहीं थे, ओबीसी नहीं थे, गरीब लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग केवल वोटर थे अंग्रेजी राज में। और उससे भी जो सरकार बनेगी तो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। उसके लिए गवर्नर की पदवी बनाई गई और अंग्रेज गवर्नर के जरिए से सबकी नकेल को कंट्रोल करके रखना चाहते थे। तो एक तो हमें यह समझना चाहिए कि ये शुरू कैसे हुआ। दूसरी बात हमें यह समझना जरूरी है कि जब हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, उस संविधान को बनाते वक्त ये प्रश्न आया कि अब हम पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग हमारे राज्य हैं उनका ये यूनियन बन रहा है, यानी हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन रहा है, तो इसमें गवर्नर की पदवी की जरूरत है कि नहीं। इसके ऊपर बकायदा संविधान सभा में बहस हुई और ये हुआ कि इस पदवी को हटा देना चाहिए। पर सारी बहस के बाद ये हुआ कि नहीं, इसके साथ कुछ इफ एंड बट लगा दो और पदवी को जारी रखो। इफ एंड बट क्या थे कि गवर्नर को चुनी हुई सरकार द्वारा जो बनाई हुई नीतियां हैं, अगर वो संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान धारा के विरुद्ध नहीं है, आम जनमानस के विरुद्ध नहीं है, तो गवर्नर को चुप करके उस फाइल पे साइन करने चाहिए। अगर वो ऐसी इमरजेंसी है जो देश के सामने है, उस राज्य के अंदर है, हालात ऐसे हैं कि देश की एकता का कोई प्रश्न उठ गया है, उस तरीके की कोई सिचुएशन है, तो गवर्नर दखल देगा। अगर गवर्नर का अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है कि सरकार की रोजमर्रा की फंक्शनिंग में दखल दे। ये बहस होने के बाद इस पदवी को रख लिया गया और सबसे पहला इस्तेमाल इसका कहां हुआ? जो मुकेश कश्यप ने आपको बताया, वो इस्तेमाल हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पहली सरकार बनाई केरल के अंदर 1959 में। 1959 माने लगभग आप ये समझ लीजिए कि 63 बरस पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बनाई। ईएमएस नमूद्रीपाद उसके मुख्यमंत्री बने और उस सरकार को के खिलाफ पहली बार इस कानून का धारा 356 जो बनी हुई है संविधान के अंदर, उस धारा 356 का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिराया गया। 1.5 साल मुश्किल से वो सरकार रही, उसको गिरा दिया गया, चलने नहीं दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि ये गवर्नर की पदवी का गलत इस्तेमाल है। केरल के अंदर कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप सरकार को गिराए। वहां केवल शिक्षा के एक प्रस्ताव के ऊपर, शिक्षा नीति को लेके कुछ बहसम बहासा शुरू हुआ था, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस सरकार को गिराया गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ये तय किया ये बिल्कुल गैर वैधानिक है और गैर जनवादी है। इस किस्म से गवर्नर का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए और केंद्र में जो सरकारें हैं उनको जनवाद को कमजोर नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं करना चाहिए। ये बात तय हुई। और जो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जनवादी नहीं होते, डेमोक्रेटिक नहीं होते, उनको मैं जवाब देना चाहती हूं। जब कम्युनिस्ट पार्टी के 2 मंत्री बन गए 1996 से लेके 1998 की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में,
देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और सेकंड टाइम में आईके गुजराल प्रधानमंत्री थे और इंद्रजीत गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, उनको गृह मंत्री की पदवी दी गई और हमारे जो चतुरानंद मिश्र थे उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पदवी दी गई। उसके दौरान जो यूनाइटेड फ्रंट की सहयोगी दल था और सरकार में भी था, उनके मंत्री भी थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, मुलायम सिंह यादव जी ने इंद्रजीत गुप्ता जी से कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करो, क्योंकि होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। होम मिनिस्टर को गवर्नर रिपोर्ट देता है और होम मिनिस्टर उसके बारे में तय करता है, अच्छा मैं आपसे सहमत हूं, राज्य में बहुत बुरी हालत हो गई है, ये सरकार संभाल नहीं सकती है, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये गवर्नर की रिकमेंडेशन आती है। फैसला कौन करता है? होम मिनिस्टर करता है। तो इंद्रजीत गुप्ता को उनके खुद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के सहयोगी पार्टी और उनके मंत्री भी थे वो, उन्होंने ये कहा उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करो। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री रह चुके और होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा हमारी पोजीशन रही है कि चुनी हुई सरकारों को गिराना गैर वैधानिक है और गैर जनवादी है। मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं कि चूंकि आप चाह रहे हैं कि मैं उस सरकार को बर्खास्त करूं और मुझे कोई वैलिड रीजन उतना नजर नहीं आए कि उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये उदाहरण एक कम्युनिस्ट होम मिनिस्टर ने पेश किया। मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज हुए कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता से, लेकिन कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने ये कहा सवाल ये नहीं है कि वो सरकार किसकी है, तो क्या हुआ अगर हमारी विरोधी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक विरोधी पार्टी की सरकार होने के नाते ही कोई नीचे जायज कारण नहीं हो और हम उसको गिरा दें, ये राजनीतिक बेईमानी भी है, ये गैर वैधानिक भी है और ये गैर जनवादी भी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो गवर्नर्स का रवैया है पूरे देश में, हमने देखा जिस गवर्नर ने बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा दखल भी दिया, गलत स्टेटमेंट्स भी दी और हालात को खराब करने में रोल अदा किया, वो सज्जन आज हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति बनाए हैं बीजेपी ने। हम जानते हैं कि मणिपुर के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करके जो बहुमत लोग चुने गए थे, उनके ग्रुप में से एक को पकड़ के तोड़ के गवर्नर की मदद से झट से वहां पर सरकार बना ली गई। हम ये जानते हैं कि गोवा में बीजेपी को अल्पमत मिला था और वहां पर बहुमत दूसरे ग्रुप का था जो सहयोगी दल थे, लेकिन किस तरीके से गवर्नर का इस्तेमाल करके उस ग्रुप में से एक को तुम तोड़ लो और हम तुम्हें दे देते हैं मौका, जो कि बहुमत में नहीं थे, तो बीजेपी की सरकार बनाई गई। हम जानते हैं कि असम का गवर्नर जिस तरीके से दखल दे रहा है, असम की परिस्थितियों को खराब किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र ही केवल उदाहरण नहीं है, हमारे सामने बहुत से राज्यों के उदाहरण हैं। केवल पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला और यहाँ का ही उदाहरण नहीं है। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये जो बहस चला था कि गवर्नर का पद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसी समय ये समाप्त होता तो अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने ये देखा हमारी ही सरकार गई, तो हम लोगों ने कहा कि इस पदवी के ऊपर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अगर संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत है तो उसको किया जाना चाहिए। और लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये क्या केवल इतना मामला है कि गवर्नर दखल दे रहे हैं? नहीं साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नर की पोस्ट रहे नहीं रहे केवल इतना मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार है जो डिक्टेटरशिप थोप रही है हिंदुस्तान पे, और उस डिक्टेटरशिप के रास्ते में
गवर्नर का इस्तेमाल भी उसी काम के लिए हो रहा है। अब वो गवर्नर के तौर पे नहीं है, हिंदुस्तान की हुकूमत के पूरे चमचे के तौर पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराने में और जनता के हित के फैसलों को राज्य की सरकारों को करने में रोकने में, और तीसरे पैमाने पे शिक्षा जगत में दखल देने के लिए। और आप और हम ऑलरेडी जानते हैं कि शिक्षा महंगी हो रही है, सरकारी स्कूलों को बहुत सारी जगहों पे बंद किया जा रहा है और शिक्षा का जो है सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, एक तो गरीब आदमी से शिक्षा को छीनना है और दूसरा लोगों के बीच में बचपन से ही जहर भरना है, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, पहनने के नाम पे, खाने के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, हमारे फेस्टिवल्स के नाम पे लोगों के बीच में आपस में बंटवारे की राजनीति को फैलाने का धंधा, दिमागों में हेट्रेड का, नफरत का जहर फैलाने के लिए। तो ये ओनली गवर्नर इशू नहीं है साथियों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये देख रही है कि बंगाल ने और केरला ने पास किया विधानसभा के अंदर कि जो यूनिवर्सिटियां हैं उन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार का अधिकार बनता है, उसमें गवर्नर का रोल नहीं रहना चाहिए। ये दोनों सरकारों ने किया। गवर्नर ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भाई एक पदवी ही तो बन रही है विश्वविद्यालय में, वाइस चांसलर तो नियुक्त होना ही है ना विश्वविद्यालय में। तो अगर राज्य सरकार कह रही है अधिकार हमारा है और वो विधानसभा में पारित कर रही है बिल, तो गवर्नर क्यों मना कर रहा है? आप समझ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की साफ समझ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ से चलती है, और वो समझ ये है आम जनमानस से छीनो, शिक्षा छीनो, आम जनमानस को गरीब रखो। ये मैं क्यों कह रही हूं? अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, और भाषण दिया एक तथाकथित विश्वविद्यालय, तथाकथित इंस्टीट्यूट में, और कहा कि ऐसे जो संस्थान है उनको अब शिक्षा के दायरे में हम आगे बढ़ाएंगे। और कहा कि जो प्राचीन काल में शिक्षा होती थी उसको हम हिंदुस्तान में लाएंगे। क्या थी प्राचीन काल में शिक्षा? प्राचीन काल में दलितों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बैकवर्ड कास्ट को इजाजत नहीं थी, ओबीसी को, और बाकी फॉरवर्ड कास्ट में से भी केवल उच्च ब्राह्मणों को इजाजत थी। और एकलव्य ने हिम्मत करके गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और हिम्मत करके तीरंदाजी सीखी, और जब पता लग गया कि एकलव्य अर्जुन से भी आगे बढ़ गया है तीरंदाजी में, तो क्या गुरु दक्षिणा मांगी एकलव्य से जाके? तुमने तो कोई पाठशाला नहीं दी उसको, तुमने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी उसको। वो एक गुरु की मूर्ति लगा के उसी में ही शुरू हो गया और अपने को पारंगत कर लिया, तो तुमने जाके उसका अंगूठा कटवा लिया, क्योंकि अंगूठे की जरूरत है जब आपने तीर चलाना है, कमान में से तीर निकालना है, तो इजाजत नहीं थी। और अगर कोई बैकवर्ड कास्ट के पिछड़े कहलाने वाले, कोई बैकवर्ड नहीं होता, कोई पिछड़ा नहीं होता, हम मानव हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है, जब हम पैदा होते हैं मां की कोख से, हम ऊंच नीच नहीं हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता, हमारी कोई जात नहीं होती, हम मानव जात है। हमारे परिवार जिस धर्म को मान रहा होता है, बच्चा उसी धर्म में पलने लगता है। हम जिस संस्कृति को चला रहे होते हैं उसी में ढल जाते हैं। इसलिए समाज हमें बनाता है, इसको ऊंचा कह दिया, उसको नीचा कह दिया। कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, मानव की जात सभ्य एक ही पहचान हो, ये गुरुओं ने कहा था। और इसलिए ये क्या हालत थी, जब सब बराबर हैं,
लेकिन उस समय की बनत में जिनको नीच कहा जाता था, दूसरी जातियों को कहा जाता था, बहुत उच्च नहीं है। वो जो उच्च हैं केवल उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार है, केवल उनको उपनिषदों को पढ़ने का अधिकार है, केवल उनको महाभारत रामायण की बात करने का अधिकार है और किसी को नहीं है। और अगर कोई तथाकथित इन जातियों में से मंदिर के पिछवाड़े से कान लगा के वेद और उपनिषद सुन लेता था और मालूम पड़ जाता था, उस व्यक्ति के कान में सिक्का पिघला के डाला जाता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वेद सुन लिया, तुमने उपनिषद सुन लिया, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री हमें वहां ले जाना चाहते हैं जहां गरीब गुरबा के पास शिक्षा नहीं थी और बहुमत समाज के पास शिक्षा नहीं थी और कुछ चंद लोग शिक्षा लेते थे। तो आप ये सोच लीजिए, ये इशू गवर्नर ना गवर्नर का केवल नहीं है। गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में और कॉलेजों में, शिक्षा नीति को बनाने में और तोड़ने में ये किया जा रहा है। इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं आप साथियों से ये कहना चाह रही हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी केवल गवर्नर की पोस्ट अबॉलिश कर दो इतना नहीं कह रही है। गवर्नर की पोस्ट अबॉलिश करो क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जनवाद के खिलाफ है, फेडरल ढांचे को खतरा पहुंचाएगी। और कोई अगर इनका विरोध करता है उसको बोल देते हैं तुम टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो। पर टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये स्वयं है। अगर देश के अंदर हर राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे कि वहां का आवाम और वहां की चुनी हुई सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का मोर्चा खड़ा कर देगी और तुम गवर्नर के जरिए से उनको दबाने की कोशिश करोगे, तो ये देश की एकता के हित में है या देश के अंदर दुफाड़ की नीति और देश के प्रति जो लोगों का अपने देश में, अपने नेशन में, अपने राज्य को जुड़े रखने की प्रवृत्ति है, ये उसको बल देगा या उसको विरोध के कटघरे में खड़ा करेगा। इसलिए ये मुद्दा काफी संजीदा है, राजनीतिक है, आर्थिक पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, शिक्षा के पहलू हैं, हर पहलू से हमें समझना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, गुरु गोलवलकर इनके गुरु हुए हैं। हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। उनके बाद जो इनके गुरु हुए हैं वो गुरु गोलवलकर हुए। और हेडगेवार ने तो संस्थापना के समय पे ही बोल दिया था कि आरएसएस की अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। और जब उनसे कहा गया ये भगत सिंह, ये सुखदेव, ये राजगुरु, ये रामप्रसाद बिस्मिल, ये अशफाक उल्लाह, ये तो फांसियों पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। देश का युवा तो अंग्रेजों को चुनौती दे रहा है और आप कह रहे हैं आपकी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। तो हेडगेवार ने क्या कहा था? मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुरु हेडगेवार ने यह कहा कि ये भटक गए हैं नौजवान, यानी जो नौजवान हमारी आज की पीढ़ी के आइकॉन हैं, उनको दिशा दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना भरते हैं, अपने मुल्क के लिए प्रेम जगाते हैं, हर तरीके की कुर्बानी अपने देश के लिए करने की तैयारी में उनका दिमाग लगाते हैं। उन नौजवानों को आरएसएस के फाउंडर ने कहा, पैदा करने वाले ने कहा कि ये सब भटके हुए नौजवान हैं। साथी ने यहां कहा कि धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। एक साथी ने भाषण में यहां पर कहा वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हेडगेवार से पूछा गया था, मोदी जी के गुरु से पूछा गया था कि आपकी लड़ाई अगर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है तो आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? और उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे वालों से है। उनको मालूम था कि कम्युनिस्ट इंसानियत को मानते हैं, लाल झंडे वाले इंसानियत को मानते हैं और वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, सबके हकों की बहाली की बात करते हैं। वो ऐसे समाज की संरचना करते हैं जहां कोई भूखा नहीं सोए, कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रह जाए, कोई छत के बिना नहीं सोए, कोई बिना इलाज के नहीं मरे, कोई खाली हाथ नहीं रहे, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले और बुढ़ापे की पेंशन मिले। इसलिए ये लाल झंडे वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए लाल झंडा भी टारगेट पे था। अगर आज की सरकार लोगों के बंटवारे की राजनीति आगे बढ़ा रही है
तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैरान नहीं है, क्योंकि यही इनकी सोच थी। और इनके बाद वाले जो गुरु थे, हेडगवार ने तो कहा हिटलर हमारी प्रेरणा है, मुसोलिनी हमारी प्रेरणा है, नाजीवाद हमारा फलसफा है, फांसीवाद हमारा फलसफा है, ये उन्होंने कहा। इसलिए उनके नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं। गुरु गोलवलकर ने क्या कहा? गुरु गोलवलकर ने कहा था, अगर मजबूती से राज करना है तो, और ये लिखित में है, गुरु गोलवलकर की लेखनी से है, अगर हिंदुस्तान में बड़ी कड़ाई से और मजबूती से राज करना है तो 95% जनता को भूख की कगार पे रखो, गरीबी में रखो, और आपके जो बहुत नजदीकी मित्र हो 2-3, सारे देश के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय संपदा उनके हवाले कर दो। तो आपके जो नजदीकी मित्र हैं, धन दौलत उनके हाथों में सिंचित हो, 95% जनता भूख की कगार पे रहे, और फिर वोटों को हासिल करने के लिए थोड़ा सा अनाज का टुकड़ा और एक थैली पकड़ा दो, उस पे अपनी तस्वीर चिपका दो जो मोदी चिपकाते हैं, और वोट ले लो, तो मजबूती से डिक्टेटरशिप से राज कर सकते हो। तो क्या हैरानगी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यही कुछ कर रही है। लोगों का जीना हराम कर रखा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, हमारे घरों में हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे घर के काम करने वाले सदस्यों की आमदनी कम होती चली जा रही है, क्योंकि वेतन कटौती हो रही है, सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों को जो मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, उनका गला काटने के लिए श्रम कानून बदले जा रहे हैं, यूनियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, और हम तो दिल्ली वाले हैं भाई। किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर आके बैठे 13 महीने, इन्होंने कितनी कोशिश की, उन किसानों को आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, वो तो नहीं हटे, क्योंकि वो जानते थे हम सच पे खड़े हैं और सच जीतेगा, और वो मजबूती से खड़े रहे। फिर उनके बूढ़ों को कहा, तुम क्यों आ रहे हो? अरे इनको शर्म नहीं आती, आंदोलन करने आए हैं, बूढ़ों को ले आए हैं। तो क्या जवाब था उनका? अरे बंदा बहादुर तो बहुत बूढ़ा था, फिर भी वो किसानों को गुरु गोविंद के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए किसानों को जमीन दिलवाने के लिए, जो बिना जमीन थे उनका हक दिलाने के लिए वो घोड़े पे सवार होकर के लड़ाइयां लड़ा। तुम कहते हो बूढ़े नहीं आएंगे? उन्होंने कहा कि बच्चों को ले आते हैं। बच्चों को क्यों ला रहे हो? आप देख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भाषण दे रहे थे वहां, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, नन्ही बच्चियां बच्चे सब आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम इन आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। तो उन्होंने कहा बच्चों को क्यों लाते हो? उसका भी जवाब उन्होंने दे दिया। बच्चों को क्यों नहीं लाएंगे भाई? गुरु गोविंद ने अपने 4 बच्चे समाज के लिए, देश के लिए वार दिए। 2 बच्चे जो युद्ध में मारे गए, 4 बेटे थे उनके, और जो छोटे 2 बेटे थे उनको वहां के हुक्मरान ने दीवार के अंदर चिन दिया जिंदा, और 4 साहिबजादे गुरु गोविंद के मर गए, शहीद हो गए। तो ये तो परंपरा है भाई, हम तो, हमारे बच्चे भी आते हैं हमारे साथ में, ये उन्होंने जवाब दिया। फिर बोला औरतों को क्यों ले आते हो? 100-100 रुपए में औरतें उठा लाते हैं। तो औरतों ने जवाब दिया अब हमारी मोर्चे के ऊपर गिनती बढ़ेगी। आज भी महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा गिनती है, यही है एक रास्ता। महिलाओं ने कहा हम जानते हैं, परिवार हम चलाते हैं, रसोई हम चलाते हैं, हमें मालूम है हमारे परिवार के सदस्यों की क्या जरूरत है, हमें समझ में आती है जब रसोई महंगी हो जाती है तो क्या होता है, हम देखते हैं सारी सिचुएशन को। और तुम कहते हो औरतें लड़ने के लिए नहीं आएंगी, तो हम तुमको बताएंगे। औरतों की गिनती बढ़ गई उन मोर्चों के ऊपर। इसलिए ये सरकार जो विरोध करते हैं, जो अपोजिशन करते हैं, उनको कभी आतंकी बोलेगी, कभी उनको देशद्रोही बोलेगी, कभी उनको सेडिशन लॉ लगाएगी, यूएपीए का कानून थोपेगी, किसी के पीछे सीबीआई लगा देगी, किसी के पीछे इकोनॉमिक डिवीजन लगा देगी। यही धंधा इनका बना हुआ है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो इनका पूरा का पूरा रास्ता है, इस देश को आर्थिक तौर पे
तौर पे नुकसान पहुंचाने का ये गवर्नर की पदवी और उसका इस्तेमाल उस पूरे रास्ते, उस पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है, यह उससे अलग नहीं है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ये समझती है कि ये अपना रास्ता शनै शनै करते हुए आप गवर्नर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने तक पहुंच गए, तो ये देश के संविधान को तार तार कर देना चाहते और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये निर्णय लिया, फैसला लिया कि ये जो जगह जगह के ऊपर ये खेल इन्होंने शुरू किया है, इसके ऊपर पूरे देश के अंदर आवाज उठानी चाहिए, माहौल बनाना चाहिए। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि आप अपने अपने राज्य सरकारों में जो जनहित के लिए काम करना चाहते हो उसको करो और इन गवर्नर्स का जैसे भी हो उसका मुकाबला तुम लोग करो। ये इस पूरी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमको समझना है। मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहती हूँ साथियों, हमारी नौजवानों की जो बेरोजगारी है जितनी बढ़ गई है, तो हिंदुस्तान तो एक किस्म का बारूद के ढेर पे बैठा है। हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो जो रोजगार चाहते हैं उनमें से 68% लोग हैं जिनको काम नहीं है हाथों को, वो पुरुष हो या स्त्री हो। और हमारे जो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं उनमें भी लगभग 64% लोग हैं, नौजवान हैं जिनको किसी भी किस्म का कोई रोजगार और काम नहीं है। और हमारे जो बच्चे बीए पढ़ के उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल हैंड हैं, इंजीनियर हैं कि डॉक्टर हैं कि वो पॉलिटेक्निक किए हैं कि आईटीआई किए हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग किए हैं, वो जो बच्चे हैं उनके अंदर भी लगभग 50 से ज्यादा प्रतिशत है जिनको रोजगार नहीं है। और देश की आबादी क्या कहती है, 35 साल से नीचे वाले इस देश में 70% लोग हैं। इसका मतलब है हिंदुस्तान नौजवान है और वो जो नौजवान हिंदुस्तान है उसको काम धंधा नहीं है। तो काम धंधा नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, या उनको नशों में भेजो, वो नशेड़ीगिरी करे, और या उनको दंगे फसादी में बजरंग दलिये एबीवीपी वाले बनाओ, उनसे दंगे कराओ। तो ये इनकी जो नीति है चारों तरफ से चहुपक्षी, इनकी जो नीति है देश के विरुद्ध है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हम देश विरोधी सरकार मानते हैं, इनका जो विरोध करता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। हम कहना चाहते हैं मिस्टर मोदी और आपकी टीम देश के विरुद्ध काम कर रही है, इसको हमें समझना चाहिए। अग्निपथ का स्कीम लेके आए, तुम रोजगार दे नहीं पा रहे हो, 60 लाख के करीब सेंटर की और स्टेट की पदवियां खाली पड़ी हैं सरकारी विभागों में, भर्ती नहीं कर रहे हो। बच्चे बार बार माँ बाप से पैसे लेके एप्लीकेशनें भर रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं और आप रोजगार नहीं दे रहे हो। ऐसे में फिर आप फौज के अंदर भी क्या कर रहे हो, फौज में भी ठेकेदारी प्रथा ला रहे हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट ला रहे हो, हमारे रोजगार के जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको खत्म कर रहे हो। और उन बच्चों को कह दिया कि 4 साल में रिटायर हो जाओगे, अग्निवीर बन जाओगे। ये तो वो बात हो गई। अगर मैं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए दूल्हा ढूंढने निकलूं और किसी के घर में जाऊं और उनको कहूं भाई साहब आप क्या करते हैं, आपका बेटा क्या करता है, और भाई साहब मुझे जवाब दे जी मैं तो नौकरी पे हूं, मेरा बेटा रिटायर हो गया है 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था फौज में, अग्निवीर बन गया था, 21 साल की उम्र में रिटायर हो गया। 21 साल की उम्र में तो बच्चे अभी कॉलेज पढ़ रहे होते हैं। आप क्या बच्चों का करना चाहते हैं, अधकचरी उनको आर्मी की ट्रेनिंग देके वो आर्मी की भी प्रॉपर सेवा नहीं करें और अभी वो जवान है और उनको आप कहें कि आप रिटायर हो गए। ये क्या तमाशा है। हमारे युवाओं के साथ ये सरकार खेल रही है, हमारे गरीबों पे जुल्म ढा रही है, हमारे मजदूरों के अधिकार छीन रही है और हमारे किसानों को जो 7 मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई
उनको वादा किया 3 कानून वापस लेने के बाद एक भी पूरा नहीं हो रहा। हमारा समाज का हर हिस्सा इस सरकार से परेशान है और ये सरकार बेतहाशा इस देश के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, जनवाद के विरुद्ध, आम आवाम के विरुद्ध अपने कदमों को बढ़ाती चली जा रही है। इसलिए कोई मौका हम नहीं चूकेंगे जिस मौके पे हम इनको नंगा नहीं करेंगे, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे। और ये गवर्नर का इशू भी इनकी सारी की सारी जो चेहरा है उसको पर्दाफाश करने के लिए हम लोग इस दिन को मनाते हुए गवर्नर की पदवी नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ इस सरकार की करतूतों को बताते हुए हम इन पूरे देश में इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारी बच्चियां पहले ही शिक्षा नहीं पाती हैं, इतनी ज्यादा शिक्षा महंगी हो जाएगी, हमारी बच्चियों का नुकसान होगा। और आप जानती हैं, आप में से जो थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी हैं, आप जान